वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको पोषण आकलन कैसे करते हैं, पोषण क्या होता है, पोषण की कमी से क्या क्या बीमारियां होती हैं, प्रोटीन एनर्जी डिफिशिएंसी क्या होती है, विटामिन की कमी से क्या होता है, मिनरल्स की कमी से क्या होता है। आज हम अब ये आपको बताएंगे कि किसी भी बच्चे का या गर्भवती महिला का या किसी का भी हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं पोषणीय आकलन, कैसे करते हैं। हमें पता कैसे लगता है कि ये बच्चा कुपोषित है, ये बच्चा अल्प पोषित है या ये बच्चा पोषण से युक्त है। यह हम कुछ चीज़ें होती हैं कि पोषणीय आकलन, समाज में पोषण के स्तर के आकलन को हम कहते हैं पोषणीय आकलन। पोषणीय आकलन से कुपोषण तथा अल्प पोषण की स्थितियों का साफ साफ पता लग जाता है। अब व्यक्ति, परिवार या माँ या बच्चे में पोषणीय आकलन की कई विधियाँ होती हैं। पहली विधि होती है आपकी मेडिकल एंड सोशल हिस्ट्री। किसी भी परिवार की उसकी चिकित्सकीय या सामाजिक इतिहास, चिकित्सकीय व सामाजिक इतिहास, इसके बारे में यदि हम जानकारी प्राप्त कर लें कि उस बच्चे के परिवार में क्या क्या बीमारियां हुई थी, पूर्व में क्या क्या बीमारियां नहीं हुई थी, उसका चिकित्सकीय इतिहास कैसा है, उस बच्चे का क्या हिसाब किताब है, तो हमको उसके बारे में एक चीज़ें पता लग जाती हैं। तो पहला प्रकार हुआ चिकित्सकीय और सामाजिक इतिहास, मेडिकल एंड सोशल हिस्ट्री। दूसरा तरीका हो जाता है डाइटरी हिस्ट्री चार्ट। डाइटरी हिस्ट्री चार्ट एंड इंटेक कि वो बच्चा किस हिसाब से पोषण की वस्तुएं खाता है या नहीं खाता है। अगर हम ये पता कर लेते हैं तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि बच्चा अल्प पोषित है, कुपोषित है या पूर्ण पोषित है। तीसरी चीज़ें होती हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशंस। कभी कभी बच्चा हमको दिखने में लगता है कि पोषण है मगर उसको कम दिखाई देता है, उस बच्चे की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, तो उसके लिए हमें कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशंस करने पड़ते हैं, कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। उस टेस्ट के बाद हम बता सकते हैं कि बच्चे में पोषण का स्तर क्या है। तीसरा होता है एंथ्रोपोमेट्रिक्स। एंथ्रोपोमेट्रिक्स को होते हैं कि शारीरिक रचनात्मक माप, शरीर की रचना कैसी है किसी बच्चे की, उस रचना के हिसाब से उसको देखकर हम बच्चे का पोषण का स्तर बता सकते हैं। चौथा होता है बायोकेमिकल डाटा, जो पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशंस होती हैं कि उसके स्टूल की जांच, उसके यूरिन की जांच, बच्चे के ब्लड की जांच, सीरम की जांच, सलाइवा की जांच, इन सारी जांचों को पैथोलॉजी में करने के बाद वो उसके बायोकेमिकल एनालिसिस, जो उसका जैव रासायनिक संगठन होता है, उस पे हम ये डिसाइड करके बता सकते हैं कि बच्चा पोषण युक्त है या अल्प पोषण है या कुपोषित है। छठा होता है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ से उसका एक एग्जामिनेशन होता है, उसमें हम पता कर सकते हैं कि बच्चा पोषण में है या नहीं है। तो हम 6 प्रकार से किसी भी बच्चे के, माता के, परिवार के या व्यक्ति के पोषण स्तर का पता कर सकते हैं। पहला चिकित्सकीय और सामाजिक इतिहास, मेडिकल एंड सोशल हिस्ट्री। दूसरा लिए जा रहे आहार का इतिहास, डाइटरी हिस्ट्री एंड इंटेक। तीसरा नैदानिक मूल्यांकन या क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उसको क्लिनिक में हमने एग्जामिन कर लिया, उसका वजन ले लिया, उसके हाइट ले ली, उसका BMI निकाल लिया, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। चौथा एंथ्रोपोमेट्रिक्स, शारीरिक माप, संरचना। पांचवा जैव रासायनिक डाटा, बायोकेमिकल डेटा से। और छठा रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन से हम उसको क्लियर आउट करते हैं। अब आइए इस हर के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। पहला है चिकित्सा और सामाजिक इतिहास, मेडिकल एंड सोशल हिस्ट्री। सबसे पहले मरीज के सामान्य इतिहास, जिसमें उसका नाम, उम्र, पिता का विवरण, परिवार का विवरण, समाज का विवरण, ये शामिल हो लेते हैं। उसके बाद उसकी मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री लेते हैं, पर्टिनेंट मेडिकेशंस लेते हैं, वो अल्कोहल पे था, ड्रग पे था, किसी अलग पदार्थ का कोई वो नशा करता है, ये सारी जानकारियाँ उनसे हम लेते हैं। उसकी बाउल हैबिट्स के बारे में पूछते हैं कि कब खाता है, कितना खाता है। फिजियोलॉजिकल डेटा हम लेते हैं कि उसका इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, उसका मेंटल स्टेटस क्या है। इसके अलावा उसकी रोज दिनचर्या और उसका शारीरिक व्यायाम, वो एक्सरसाइज करता है नहीं करता है, कितना समय एक्सरसाइज पे देता है, कितना समय सोने पे देता है, उसका जो डेली डाइटरी हैबिट है, वो चीज़ें हम क्लियर आउट करके इस चीज़ से, मेडिकल एंड सोशल हिस्ट्री से हम उसका बता सकते हैं कि ये कुपोषित है, अल्पपोषित है या पोषित है। दूसरा लिए जा रहे इतिहास, लिए जा रहे आहार का इतिहास, डाइटरी हिस्ट्री, इंटेक हिस्ट्री, कि हम उसकी फूड हैबिट्स देख लें, उसका डाइटरी इंटेक देख लें कि वो खाने में क्या खाता है। अब हमारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य में खाना अपना अलग अलग होता है।
तो किसी एक राज्य का मॉडल लेके हम किसी दूसरे स्टेट या दूसरी जगह के लोगों का डाइटरी हिस्ट्री नहीं पता कर सकते। फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया में लोग रोटियां ज़्यादा खाते हैं, साउथ इंडिया में चावल ज़्यादा खाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में लोग नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं। तो इन चीज़ों को हमको उस एरिया स्पेसिफिक होकर देखना पड़ेगा, उस क्षेत्र के बारे में पता करना पड़ेगा कि वो क्षेत्र में लोग क्या और कैसे खाना खाते हैं। उसके बाद हम उनकी डाइटरी हिस्ट्री ले सकते हैं। अब डाइटरी हिस्ट्री 2-3 लोगों की होती है। पहली होती है शिशुओं के लिए, इन्फेंट्स के लिए, कि माता का दूध वो पीता है नहीं पीता है, या कहीं वो ओरल सप्लीमेंट में तो नहीं है। 6 माह तक सिर्फ माता का स्तनपान कराया जाए, 6 माह के ऊपर उसका कुछ आहार शुरू किया जाए, पूरा का आहार उसको दिन में कितनी बार और कितनी मात्रा में दिया जाता है। फिर बच्चों के लिए कि बच्चों के दिन में कितनी बार भोजन दिया जाता है, उसकी आवृत्ति क्या क्या है, और भोजन में शामिल किए गए जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे तत्व हैं, वो क्या क्या शामिल हैं भोजन में। उसको प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। बच्चे की कोई फीडिंग प्रॉब्लम्स तो नहीं है। फीडिंग प्रॉब्लम मतलब बच्चा खाना खाने में अनुकूल करता है, खाना नहीं खाता, या कुछ बच्चे होते हैं जिनकी भूख बहुत ज़्यादा होती है तो ज़्यादा खाना खाते हैं अपने शरीर के हिसाब से। तीसरा, परिवार के अन्य सदस्यों के लिए, तो ये सेम थिंग जैसा बच्चों का फीडिंग हैबिट्स होती है वैसे इनकी फीडिंग हैबिट्स को हम चेक करते हैं कि परिवार के सदस्यों की फीडिंग हैबिट्स क्या है, परिवार के सदस्य किस प्रकार का खाना खाते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया कि हर एरिया के हिसाब से अलग अलग होता है कि परिवार के सदस्य किस प्रकार का खाना खाते हैं, कितनी बार दिन में खाना खाते हैं, उनके खाने में क्या क्या कंपोनेंट्स ज़्यादा अच्छी तरह से शामिल हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स मिसिंग हैं। जो कंपोनेंट्स मिसिंग हैं बाद में आगे चल के वो कंपोनेंट्स डिस्टर्ब करते हैं हमारी लाइफ में हमको। तो ये सारी चीज़ें। तीसरा, पहला हो गया चिकित्सकीय और सामाजिक इतिहास, दूसरा लिए जा रहे हैं भोजन का इतिहास, तीसरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन, नैदानिक मूल्यांकन। अब क्लिनिकल एग्जामिनेशन में कुपोषण के चिन्ह और लक्षण हम बच्चे को क्लिनिक में एग्जामिन करते हैं। उम्र के हिसाब से उसकी हाइट ठीक है, उसका वजन ठीक है, या उम्र के हिसाब से उसकी हाइट वजन कम है। MUAC पट्टी में जो वहाँ पे लगा कि जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि MUAC पट्टी होती है, इसमें अलग अलग कलर बने रहते हैं जिसको आर्म में टाइट करके हम ये बता सकते हैं कि MUAC पट्टी की रीडिंग सही है नहीं है। इस सारी चीज़ों के तरीके का कुपोषण। और उसके बाद फिर अगर नैदानिक मूल्यांकन में ये निकल के आता है कि बच्चा कुपोषित है या अल्पपोषित है, तब हम उनको सलाह देते हैं कि आप बच्चे को पोषण युक्त भोजन दीजिए, इस प्रकार का भोजन दीजिए जिससे बच्चे में कुपोषण के स्तर दूर हो सके। तीसरा आता है शारीरिक रचनात्मक माप, शरीर रचनात्मक बात, बच्चे का एंथ्रोपोमेट्रिक्स, कि बच्चे की ऊंचाई क्या है, आयु के अनुपात में शारीरिक लंबाई में वृद्धि होती है। इसके आकलन हेतु 2 वर्ष के बच्चे को टेबल पर लिटाकर और 2 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को सीधा खड़ा करके उसकी स्केल से ऊंचाई मापी जाती है। ऊंचाई की तुलना में से यह पता लगाया जाता है कि बच्चे की शारीरिक रूप से सही वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद आयु, बच्चे की उम्र के हिसाब से बच्चे का शारीरिक माप बढ़ता है, बच्चे का वजन बढ़ता है, बच्चे की सोचने और समझने की क्षमताएं बढ़ती हैं। तो इस सब चीज़ों का हम उनको पोषण स्तर का आकलन कर सकते हैं, बच्चे के वजन के अनुसार हम आकलन कर सकते हैं। अब कुपोषण को हम 3 श्रेणियों में मानते हैं कि यदि अगर सामान्य तौर पे बच्चे का वजन 75 से 90% तक है, मान लीजिए 10 साल का बच्चा है जिसका वजन 30 किलो होना चाहिए, अगर उसका वजन 22 से लेके 21 से लेके 30 किलो के बीच का है बच्चा 10 साल का, तो हम ये मान के चलते हैं कि बच्चा कुपोषित नहीं है, बच्चा पूर्ण रूप से पोषित है। यदि बच्चे का वजन 65 से 70% तक होता है, तो सपोज दैट 18 किलो का हो गया, 17 किलो का हो गया, 19 किलो का बच्चा हो गया, तब हम ये 20 किलो का हो गया, तो ये मान के चलते हैं कि बच्चा अल्प कुपोषित है या अल्प पोषित है। अगर बच्चे का वजन 60% से कम होता है सामान्य तौर पे, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि यदि 10 साल का बच्चा है और उसका हम एग्जाम्पल लें, तो अगर 10 साल के बच्चे का वजन 30 किलोग्राम होना चाहिए, मगर यदि उसका वजन 18 किलोग्राम 17 किलोग्राम से कम है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो बच्चा कुपोषित है। फिर अगेन एक आती है MUAC पट्टी, जो आपको पिछली बार मैंने बता दी थी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की भुजा के मध्य में यहाँ कंधे पे हम एक MUAC पट्टी लगाते हैं, जो पट्टी में पीला, लाल और हरे निशान लगे रहते हैं। यदि पट्टी को कसने के बाद वो हरा निशान पे आती है तो हम मानते हैं कि बच्चा कुपोषित नहीं है, बच्चा पोषण युक्त है। यदि ऑरेंज पे आती है, ये सब पीले पे आती है या संतरे निशान पे आती है, तो ये हम मानते हैं कि बच्चा अल्प पोषित है या अल्प कुपोषित है।
यदि वो लाल निशान पे आती है तो स्पष्ट माना जाता है कि बच्चा कुपोषण का शिकार है, इसको पोषण युक्त आहार देने की जरूरत है। उसके बाद पांचवा आपका आता है बायोकेमिकल डाटा, जैव रासायनिक डेटा। इसके अंतर्गत पूर्व में आपको बताया कि मल मूत्र की जांच, बच्चे के खून की जांच, सलाइवा की जांच, इन जांचों से जैसे रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी, एल्बुमिन की कमी, ग्लोबुलिन की जांच की जाती है, मूत्र में थायमीन है, क्रिएटिनिन है। अगर इस तरह की कोई चीज़ें आती हैं तो फिर हम डॉक्टर के पास बच्चे को लेके जाते हैं और उस रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर बच्चे को दवाइयाँ देता है। तीसरा रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, सामान्य तौर पे इसका उपयोग नहीं किया जाता, मगर विशेष परिस्थिति में जैसे रिकेट्स हो गई, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, प्रोटीन एनर्जी डिफिशियंसी हो गई, तो अगर विशेष तौर पे कोई इस तरह का पोषण है बच्चे में, तब रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन से हम ये चीज़ें पता करते हैं। अब आता है स्थानीय, जो अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य में पोषण का स्तर अलग अलग होता है, हर राज्य में पोषण लोगों का हिसाब से अलग होता है। तो स्थानीय फल चक्र के हिसाब से जो भी फसल का चक्र होता है, उस चक्र के हिसाब से हम उस क्षेत्र के पोषण की जानकारियाँ लेते हैं। आज जिस राज्य में, जिस जगह पे जो फसल अपने फसल चक्र के अनुसार होती है, तो उसी को हम देते हैं कि आप यहाँ पे ये खाइए, पोषण अपना काम करिए। तो पहला कैसे जानकारी लेंगे हम कि स्थानीय फसल चक्र की जानकारी प्राप्त करना, दूसरा निवासियों के महत्वपूर्ण भोजन के बारे में पता करना, तीसरा स्थानीय तौर पे अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध खाद्य पदार्थों का पता लगाना और उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों का पता लगाया जाना, चौथा क्षेत्र में उत्पादित साग सब्जी, जंगली फल, अन्य स्थानीय खाद्य पदार्थ जिनके द्वारा हम पता कर सकें, क्षेत्र में होने वाले पशुपालन के बारे में जानकारियाँ पता लगाना, स्थानीय खाद्य पदार्थों के मूल्यों को पता लगाना। कभी कभी होता है कि कोई सामान उस क्षेत्र का नहीं होता, दूसरे क्षेत्र से आया तो वो बहुत महंगा मिलता है, इसलिए सामान्य जनता उसको खरीद नहीं पाती है, तो उसमें वो पोषण का स्तर कम हो जाता है। स्थानीय खाद्य पदार्थों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करके आहार को इस हिसाब से संतुलित करना कि उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों का समायोजन हो सके। अब विभिन्न पोषक तत्वों का मूल्य, अब सामान्य तौर पे पोषक तत्वों का जो मूल्य होता है उसको डिसाइड हम करते हैं, एक टेबल होती है, उस टेबल के हिसाब से हम सुबह का ब्रेकफास्ट डिसाइड कर लें, दोपहर का खाना डिसाइड कर लें, शाम का नाश्ता डिसाइड कर लें, रात का खाना डिसाइड कर लें। ये चार सामान्य तौर पे मील होती हैं जो हमारे भारत में खाई जाती हैं। अब नाश्ते के समय जैसे अगर हमारे यहाँ आप साउथ इंडिया में लेंगे तो इडली, डोसा, वड़ा, नॉर्थ इंडिया में आएंगे तो पराठा, पूड़ी, सब्जी, इस तरह की चीज़ें, गुजरात में आएंगे तो ढोकला, खांडवा, इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं। अब दोपहर के भोजन में हर जगह पके हुए चावल, रोटी, दाल, सब्जी सॉरी, शाम के नाश्ते में ब्रेड, दलिया, चाय, कॉफ़ी, रात के खाने में फिर दोपहर के भोजन की तरह पूर्ण रूपेण भोजन। तो इस तरह से हम अलग अलग राज्यों में पाए जाने वाले चीज़ों को हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम उनको कैसे बढ़ा सकें। अब भोजन से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं जो हमारे देश में प्रचलित हैं। आप कहीं भी जाएंगे आपको ये मना किया जाएगा कि इस तरह की चीज़ें यहाँ नहीं खानी चाहिए, इस तरह की चीज़ें वहाँ नहीं खानी चाहिए, इस दिन ये नहीं खाना चाहिए, उस दिन वो नहीं खाना चाहिए। तो कुछ भ्रांतियां हैं, जिस भ्रांतियों के बारे में आपको बता दिया जा रहा है, उन भ्रांतियों को अगर हम दूर करें तो पोषण का स्तर सुधर सकता है। जैसे भोजन संबंधी भ्रांतियों से तात्पर्य ये है कि प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का सेवन होता था। अब ब्राह्मण समाज के पंडितों की मान्यता है कि अंकुरित अनाज, गन्ने का रस, शहद, दही इत्यादि में अधिक पोषक पदार्थ होते हैं जिसमें रोग निवारक क्षमता होती है। अब कुछ जगहों पर ब्राउन शुगर को व्हाइट शुगर से अत्यधिक पौष्टिक माना जाता है, मगर दोनों में शुगर होती है। अधिक पानी पीने से मोटापा होता है, ये एक भ्रांति है। मछली और दूध का एक साथ सेवन करने से सफेद रोग होता है, ये एक भ्रांति है। मधुमेह के उपचार में करेले का रस उपयोग होता है, ये एक भ्रांति है। जबकि अगर मधुमेह का किसी को रोग हुआ तो प्रॉपर अपना डाइट फॉलो करे, करेले के रस पीने से कुछ नहीं होता। कंदमूल खाने से गठिया का रोग हो जाता है, ये एक अलग से भ्रांति है। उच्च ताप, अगर हाई बीपी कोई पेशेंट है तो वो लहसुन का ज़्यादा सेवन करे तो उसका बीपी कंट्रोल हो जाएगा, ये भी एक भ्रांति है। कुछ आहारों को ठंडी प्रकृति का और कुछ आहारों को गर्म प्रकृति का माना जाता है। जैसे आइसक्रीम गर्म प्रकृति की होती है, ऊपर से देखने में ठंडी होती है बट गर्म प्रकृति की होती है। चाय ऊपर से गर्म होती है मगर उसकी प्रकृति ठंडी होती है, ये सामान्य तौर पे माना जाता है। दूध, मछली
या अम्लीय फलों का दूध के साथ सेवन करने से शरीर में एक तरह का विषैला प्रभाव डालते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। शहद का उपयोग करने से शरीर का वजन नहीं बढ़ता, ये गलत भ्रांति है। आदि मान्यताएं प्रचलित है, मगर अब कुछ धर्मों में कुछ चीज़ों को खाने की स्पष्ट मनाही है। जैसे हिंदू धर्म में शाकाहारी भोजन को सर्वोत्तम माना जाता है और मांस के सेवन को निषेध किया जाता है। जैन धर्म के लोगों द्वारा कंदमूल फल का सेवन किया जाता है और सूर्यास्त के बाद वो भोजन नहीं करते। मुस्लिम समाज में सुअर के मांस का निषेध है। हिंदुओं में गाय को माता माना जाता है और गोवंश को खाने का निषेध है। तो इस तरह के कुछ प्रतिबंध हैं जो हमारे धार्मिक मान्यताओं के कारण अलग अलग धर्मों में लगाए गए हैं। अब ये तो हो गया कि एक सामान्य व्यक्ति सामान्य प्रकृति के हिसाब से आप कैसे पोषण लेवल को तय करते हैं। अब उसके बाद आता है कि माता के पोषण लेवल का असेसमेंट करना। तो माता के पोषण लेवल का असेसमेंट हम करते हैं मातृत्व काल में। अब मातृत्व काल कब होता है? जब गर्भावस्था होता है, प्रसव होता है, प्रसव के बाद माता अपने आप स्तनपान काल चलता है। इन तीनों स्तरों पर तो टॉपिक होगा न्यूट्रिशनल लेवल असेसमेंट ऑफ मदर, माता का पोषणीय स्तर का आकलन। तो माता या मातृत्व काल के दौरान पोषणीय स्तर के आकलन में 3 फेजेस महत्वपूर्ण होते हैं। पहला गर्भावस्था काल, दूसरा प्रसव काल, तीसरा स्तनपान काल। इन तीनों के समय 3 अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है जो कि महिला के शरीर में हो रहे परिवर्तनों को आपस उस भोजन के द्वारा आप उनको बैलेंस कर सकें। अब जैसे पर्याप्त पोषण न प्राप्त होने से निम्नलिखित पोषणीय का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। जैसे कम उम्र अर्थात 15 या 16 वर्ष से कम उम्र में गर्भधारण नहीं करना चाहिए। 2 वर्ष के दौरान या 2 से अधिक बार गर्भवती यदि कोई महिला होती है तो माता की जीवन यापी गरीबी रेखा से नीचे होना, असंतुलित भोजन या गलत आदतों का होना, नशीली दवाओं का सेवन करना, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, गर्भावस्था के दौरान माता का वजन घटना या बढ़ना अचानक रूप से। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में हम कैसे इसको पता करते हैं? तो पहली चीज़ की जो भी गर्भवती महिला है उससे आप उसकी उम्र, उसका नाम, उसका पता, उसके पारिवारिक इतिहास, उसकी जाति, धर्म सब पूछते हैं। तो उससे आपको एक हल्का सा आइडिया मिल जाता है कि यदि हिंदू धर्म की महिला है तो ये चीज़ें खाती होगी, ये नहीं खाती होगी। मुस्लिम धर्म की है तो ये खाती होगी, ये नहीं खाती होगी। जैन की है तो ऐसे ऐसे होगी। दूसरा, उनका प्रथम मासिक धर्म की तिथि पूछना, उनकी वैवाहिक स्थिति का पता लगाना कि वैवाहिक स्थिति में परिवार में सब कोई सामंजस्य में है, या अगर सामंजस्य में नहीं है तो पारिवारिक कोई विवाद नहीं है जिससे मानसिक तनाव हो, तनाव के कारण हो सकता है उसके शरीर में कोई गलत प्रभाव पड़ रहा हो। और एनीमिया का पता लगाना, हीमोग्लोबिन की कमी है या नहीं है। शरीर परीक्षण के उपरांत निम्नलिखित बिंदुओं का आकलन किया जाता है। पहला, माता के शरीर भार से उसका पोषण स्तर का सही आकलन होता है। गर्भावस्था के दौरान शरीर का भार 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति माह के हिसाब से बढ़ता है। यह सामान्य है। 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति माह के हिसाब से माता का शरीर का वजन बढ़ता है। माँ के शरीर के भार कम होने पर पोषणीय कमी के प्रतीक होती हैं, लेकिन एडिमा के कारण बढ़ने वाला भार खतरे का सूचक है। कि एडिमा मतलब मोटापा, अगर शरीर में पानी भरना चालू हो गया तो। अब पोषण के आधारित शारीरिक परीक्षण के अंतर्गत माता के वजन मापने के साथ साथ उसके सिर से लेकर पैरों तक होने वाली सूजन या अन्य किसी प्रकार के परिवर्तनों को भी देखना पड़ता है। दूसरा, उसकी डाइटरी एग्जामिनेशन, माता के भोजन में गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के दौरान या दुग्धपान के दौरान, स्तनपान के दौरान कौन कौन से पोषणीय चीज़ें शामिल हैं, कौन कौन से पोषणीय अंग हम भोजन में शामिल करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम शामिल नहीं करते हैं। परिवार के सदस्यों से भी उन माता के बारे में अन्य जानकारियाँ एकत्र करना कि भोजन कैसे लेती हैं, कैसे नहीं करती। 24 आहार से पोषक तत्वों का सही माप करना कठिन है, तो 24 घंटे स्मरण विधि, भोजन करने के संबंध प्रश्नावलियाँ, भोजन के उपयोग का संरक्षण, इन सारी चीज़ों से हम एक टेबल बना के ये देख सकते हैं कि गर्भवती महिला अपने शरीर के पोषण पे अधिक ध्यान दे रही है, नहीं दे रही है। और उसके बाद बच्चे का न्यूट्रिशनल असेसमेंट आता है, जो मैं आपको पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। सबसे मेन होती है भुजा की परिधि, MUAC पट्टी।
अगर एमयूएसी पट्टी 12.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक है तो बच्चा पूर्ण रूप से पोषित है। अगर 11.5 से 12.5 सेंटीमीटर तक है तो बच्चा मध्यम स्तर पे कुपोषित है। अगर 11.5 सेंटीमीटर से एमयूएसी की पट्टी कम होती है तब ये मान के चलिए कि बच्चा पूर्ण रूपेण कुपोषित है। और जब बच्चा पूर्ण रूपेण कुपोषित है तो उसको बच्चे को तत्काल हमें पोषण केंद्रों में, आंगनवाड़ी केंद्रों में दाखिल कराना पड़ता है जिससे उसको पोषक आहार मिल सके, और पोषक आहार मिलने के बाद बच्चा इत्मीनान से पोषण के स्तर पर आ जाए। तो इस वीडियो में हमने आपको माता के पोषण का स्तर, सामान्य पोषण स्तर की माप और बच्चे का पोषण स्तर कैसे मापते हैं ये बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोजन कैसे बनता है, भोजन बनाने की क्या क्या विधियाँ होती हैं, और किचन में गार्डन लगा के उस किचन गार्डन का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि सामान्य तौर पे गांव देहातों में घर के आसपास ज़मीनें खाली होती हैं, जिसमें यदि अगर आप चाहें तो उन माताओं बहनों को उनको प्रोत्साहित करके किचन गार्डन बनाएंगी, जिससे उनकी कुछ आर्थिक वृद्धि भी हो जाएगी और उनका पोषण स्तर भी सुधर जाएगा, क्योंकि उनको बिना किसी केमिकल के साधारण सामान्य भोजन खाने को मिलेगा। धन्यवाद आज की वीडियो के लिए।